दोस्तों, मैं कीर्ति पांडे आपका स्वागत करती हूँ स्टडी विद एडीपी क्लास में। दोस्तों, आज कल हम लोग ने 70 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 71 से 80 तक के क्वेश्चन सारे मैथ्स के हैं। तो आइए हम लोग 81 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? शुद्ध पानी का, उदासीन विलयन का, क्षारीय विलयन का, अम्लीय विलयन का या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दूँ तो इसका राइट आंसर है, पीएच मान 7 की बात हो रही है, वो ई होगा। क्यों होगा? उदासीन विलय का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। शुद्ध जल को ही उदासीन भी माना जाता है, अतः इसका पीएच मान 7 होगा। वर्षा का पानी भी जल का शुद्ध रूप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में, तांबा में या उपयुक्त में से कोई नहीं। बता दो, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। जी हाँ, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो एक है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक, जिसे आप प्रोटीन, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटेरियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होने के कारण इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एंगस्ट्रॉम की इकाई है। किसकी इकाई है ये भाई? तरंग दैर्ध्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। बात हो रही है एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, तरंग दैर्ध्य बता रही हूँ। तरंग दैर्ध्य का जो मापन है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य का मापन एक एंगस्ट्रॉम से किया जाता है। और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में, वॉट में या उपयुक्त में से कोई नहीं। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो देखिए, आवृत्ति को जो एसआई मात्रक है वो हर्ट्ज होता है। ठीक है, और एक सामान्य मनुष्य को 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। डीएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, या ग्रेगर मेंडल ने, या जॉनसन ने, या हरगोविंद खुराना ने, या आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दो, जो डीएनए की खोज है ना, ये गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन या डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक या MHF विल्सन या फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए खोज की थी। वास्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण के द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 के द्वारा स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिश्चर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है सी, कि इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ट्राइग्लिसराइड जो है ये आपका वसा है। जी हाँ, क्यों है? ट्राइग्लिसराइड जो है शरीर में पाए जाने वाले वसा का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। और ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं मतलब फैट को सेल्स में संचित कर जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? हृदय के लिए, यकृत के लिए, या अग्नाशय के लिए, या मस्तिष्क के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दो, जो इसका राइट ऑप्शन है वो है मस्तिष्क। जी हाँ, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम
EEG जिसे कहते हैं, मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला एक यंत्र होता है। ठीक है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है भाई? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबम, मेडुला, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दो जो शरीर का तापक्रम है, ठीक है, मानव शरीर का तापक्रम साधारण 98.6 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम में स्थिर बने रहने का कार्य शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस जो भाग होता है, बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर, वो इस प्रक्रिया का नियंत्रण करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 89 सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैगनी से कम है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैगनी से ज़्यादा है, या बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, या बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो है बी। जी हाँ, बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम माना जाता है, वह आवृत्ति जो होती है बैगनी रंग की वो सबसे ज़्यादा होती है, जबकि लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है और आवृत्ति जो होती है वो बैगनी रंग के अपेक्षा सबसे न्यूनतम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वो बैगनी प्रकाश रंग से ज़्यादा, क्योंकि बैगनी का न्यूनतम होता है, इसलिए राइट ऑप्शन इज बी। ये 19 क्वेश्चन देखते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, क्या है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है F=9/5 C + 32। तो जो हाँ C हमारा सेंटीग्रेटेड तापक्रम होता है, F जो है फ़ारेनहाइट टाइप तापक्रम है, तो 40 डिग्री की बात हो रही है। ठीक है, तो 9/5 × 40 + 32। अब आप देख लीजिए 5 8 ज़ा, अब यहाँ पे होगा 72 + 32 कितना हो जाएगा? 104। तो राइट ऑप्शन इज ए 104। अतः 14 डिग्री सेंटीग्रेड का मान जो फ़ारेनहाइट स्केल पर होगा वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, फॉर्मूला नहीं भूलना है आपको। आइए 91 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की क्या इकाई हो सकती है? एम्पियर है, वोल्ट है, कूलाम्ब है, वॉट है, या ई है? तो मैं बता दूं विद्युत शक्ति P = कार्य अपॉन टाइम, W/T होता है ना, यही तो होता है W/T। तो विद्युत शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक है वो वॉट है, मतलब ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। ठीक है, 92 क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत मोटर में, ठीक है, बात हो रही है विद्युत मोटर, ऊष्मा को विद्युत मोटर में क्या कार्य होता है? ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, या विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दो विद्युत मोटर जो है वो एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, बात यहाँ विद्युत मोटर की हो रही है, इसलिए ध्यान रखें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर रहा है। ठीक है, आइए 93 क्वेश्चन के। मानव शरीर का तापक्रम होता है, कितना होता है? मानव शरीर में होता है लगभग 70% वाटर, या 20 से 30% पानी, या 10 से 20% पानी, या 30 से 40% पानी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बता दूं हमारे शरीर का जो अधिकतम भाग है वो जल से बना है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 लगभग 70% तक पाई जाती है। तो ध्यान रखें मानव शरीर में जो है वो पानी जो है 70%, जिसको हम कह सकते हैं लगभग 2/3 तक पाई गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 94 की ओर।
विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? वोल्टमीटर या एमीटर, वोल्टामीटर, पोटेंशियोमीटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दूं, विद्युत धारा की यहाँ बात हो रही है, तो विद्युत धारा जो है हमारी वो नापी जाती है एमीटर में। ठीक है, विद्युत धारा एमीटर में नापी जाती है। एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है और पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला कार्य है। ठीक है, याद रखिएगा 64 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने 65 जब एक्सप्लेन किया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है, एक्सप्लेनेशन भी सेम ही रहेगी। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, क्या होता है भाई ग्रीन हाउस गैसों में? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन या उपरोक्त में से कौन? मैं बता दूं, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो पृथ्वी के वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करती हैं। और इनमें जो मुख्य होते हैं वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प में नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। तो इसमें देखिए सारे ही ऑप्शन आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस भी आ रहा है, मीथेन भी आ रहा है, ओजोन है, तो डायरेक्ट सी बात है ई होगा, क्योंकि सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, ग्रीन हाउस में सभी को पाया जाता है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? किस कार्य पे मिला होगा भाई? आपेक्षिकता, बोस आइंस्टीन संघनन, संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता, प्रकाश विद्युत प्रभाव या उपरोक्त में से कोई? तो बता दो डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज इन्होंने की थी। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार हेतु वर्ष 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, ध्यान रहे इस बात को। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है किसके द्वारा? कोशिका भित्ति के द्वारा या माइक्रोकॉन्ड्रिया के द्वारा या राइबोसोम्स के द्वारा या न्यूक्लियस के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं? बता दूं, इसका राइट ऑप्शन माइक्रोकॉन्ड्रिया है। जी हाँ, माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। शक्ति स्रोत की बात हो रही है, इसे पावर हाउस भी कह सकते हैं। हो सकता है कि ये भी पूछे कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का शक्ति स्रोत कहा जाता है, यह होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को। एड्स है ना, एड्स इन निम्न में से किसके कारणों से होता है? पानी के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, फफूंद के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं? बता दो, एड्स जो है एक विषाणु जनित रोग है और एड्स रोग का जो कारण है वो विषाणु है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसको कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है HIV का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। आइए 99 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, पायरोमीटर से, लैक्टोमीटर से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बात हो रही है यहाँ पे आर्द्रता की। आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। जी हाँ, राइट ऑप्शन इज बी, हाइग्रोमीटर जो है हवाई मंडल के सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र। हाइड्रोमीटर से द्रवों, जल के तुलनात्मक घनत्व का भी मापन किया जाता है। जब बात तुलनात्मक हो तब भी यही रहेगा। दाब की इकाई क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100। न्यूटन पर मीटर या न्यूटन मीटर या न्यूटन पर मीटर? तो बता दो, इसका राइट ऑप्शन है ए, न्यूटन पर वर्ग मीटर। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जो दाब है ना वो एक अदिश राशि और दाब का मात्रक जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। अगर इस जगह पास्कल लिखिए तो पास्कल भी करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को, आपको भूलना कुछ नहीं है, इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको बता दूँ। अब 101 से लेके हमारा 130 तक सिर्फ और सिर्फ करंट है, इसलिए करंट में नहीं पढ़ाऊँगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, करंट क्योंकि चेंज हो चुकी है, इसलिए आप लोग राइट टर्म के करंट्स पढ़िए, हमारे वीडियोस पे भी अवेलेबल है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, 130 कहाँ है? आइए भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कैसे? अंजीरा से, दम्भ सदात से,
किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से, यही उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, मेहरगढ़ से। जी हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का जो प्रारंभिक स्थल है वो मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार भारतीय उपमहाद्वीप से प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल प्रदेश संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 7000 से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो मैं बता दूं इसका जो है मेहरगढ़ माना जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ हुई थी? बता दूं, राजगृह में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दूं राजगृह में हुई थी। जी हाँ, बौद्ध धर्म की जो चौथी और अंतिम संगीति सभा थी वो कुषाण कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्याय। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों एवं सम्यक पर विचार किया था और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे। कनिष्क ने ताम्रपत्र पर खुदाकर स्तूप में रखवा दिया था। और मैं बता दूं उल्लेखनीय कि पहली बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह, ठीक है, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक जो था वो अजातशत्रु था और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? पुष्यमित्र शुंग ने, मेंडर ने, या विमा कदफिसेस ने, या गोमतीपुत्र सातकर्णी ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बता दो इसका राइट ऑप्शन है वो सी। जी हाँ, विमा कदफिसेस ने। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विमा कदफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इनमें से किसने पहली बार ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? किसके कारण होगा? देखिए, आर्यभट्ट ने कहा था, या भास्कर ने कहा था, या ब्रह्मगुप्त ने कहा था, या बारहमाही ने कहा था, उपरोक्त में से किसे? बता दिए घोषणा जो थी, ये बात जो थी आर्यभट्ट ने कहा था। आर्यभट्ट ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। आइए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? धरणीचंद्र थे, संग्राम धनंजय थे, बालपुत्र देव थे, चूड़ामणि वर्मन थे, और में से कोई। देखिए इसका राइट ऑप्शन है वो सी। जी हाँ, स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए भी प्रार्थना करी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रन सी किसने लिखी थी? टेसियस ने, प्लिनी ने, टॉलमी ने, स्टैम्बो ने, या उपरोक्त में से कोई। बता दो जो पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी है एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस मतलब मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविका ने लिखा था और इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया था। तो बता दूं इसलिए इसका आंसर होगा ई। उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है तारीख हिंद से या तबकात नासरी से, ताजुल मासीर से, तारीख मुबारक शाही से। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो इसका राइट आंसर है वो बी है। जी हाँ, तबकात नासरी से। बता दूं जो बख्तियार खिलजी थे हमारे, ठीक है, बख्तियार खिलजी जो थे बिहार पे जो पहला हमला हुआ था उसका विवरण जो है वो प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिना हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासरी में बिहार के उस हमले का विस्तार वर्णन से किया है।
ठीक है। और मोहम्मद गौरी से साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 के मध्य बिहार की विजय की और नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी औदंतपुरी पर कब्जा भी किया था। इसी सब के बारे में हमारे यहाँ पर्शियन इतिहासकार मिना हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन दिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने जमीन की फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में सुनिश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोड़ दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भी भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी, लेकिन जहाँ अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारण किया था। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी है और डी भी सही होना चाहिए, लेकिन सी और डी दोनों ही करेक्ट हैं। लेकिन मैं बता दूं जो बीपीएससी ने इस बार इसका राइट ऑप्शन ओनली फॉर सी अलाउद्दीन खिलजी को माना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय कहते हैं? सुहरावर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। बता दूं इसका राइट ऑप्शन ए है। जी हाँ, भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया 1182 से 1262 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख लुत्फुद्दीन अबुल फतेह और शेख जलाउद्दीन सुर्ख आदि हुए थे। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित कर दिया था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, शेर शाह, इस्लाम शाह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दूं इस्लाम शाह जो है वो शेर शाह का ही पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया। अतः संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की प्रणाली प्रचलित थी। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो ई है, सॉरी ई। शेर शाह, इस्लाम शाह दोनों ही ने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया होगा। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में ये कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? मनुची, टावर्नियर, विलियम फिंच, अब्दुल हामिद लाहौरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, विलियम फिंच। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे। इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। आइए, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? सुल्तान शमशुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबिदीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। बता दो इसका राइट ऑप्शन डी है। जी हाँ, सुल्तान जैनुल आबिदीन अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए उसे जाना जाता था, इसलिए उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का भी अनुवाद करा तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण भी प्रदान किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो बता दूं हाजी शरीउतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह, एम ए जिन्ना या उपरोक्त में से कोई नहीं। बता दूं फराजी लोग होते कौन थे? फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीउतुल्लाह द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ए। फराजी आंदोलन की जो शुरुआत है वो हमारे हाजी शरीयतुल्लाह ने थे। वे लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई थी और यह विद्रोह 1838 से 1860 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अतः में संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में शामिल हो गए थे, मतलब उन्होंने अपना दल चेंज कर लिया था, जिसे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक पॉवर्टी
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? आर.सी. दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, विपिन चंद्र पाल ने, लाजपत राय ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए इसका राइट आंसर है बी। जी हाँ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक है वो दादा भाई नौरोजी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल है ना, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1868 को, 1881 को, 1885 को, 1893 को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। जी हाँ, बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया। ऐसे अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1897 में, 1905 में, 1907 में, 1912 में, उपरोक्त में से कोई? देखो इसका राइट ऑप्शन है वो डी है। जी हाँ, 22 मार्च इसकी पूरी डेट है। 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के दौरान बंगाल से अलग कर बिहार और एवं उड़ीसा नाम से नए राज्य का संगठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 में प्रभावी हो गया। तो मैं आपको बता दूं 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग हुए एवं दोनों पृथक राज्यों के रूप में अस्तित्व में भी आ गए, और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1912 माना जाएगा। ये क्वेश्चन 64th में भी आया था, 63rd में भी माना गया है। आधुनिक बिहार का निर्माता जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे फाइट्स किए हैं यहाँ पर। चंपारण में गांधी जी को किसने आमंत्रण दिया था? बात हो रही है यहाँ पे चंपारण की। राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया था, राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था, मजहरुल हक ने दिया था, कृष्ण सहाय ने, या मैं बता दूं तो राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था। जी हाँ, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? मौलाना मोहम्मद अली ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बता दूं 1929 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया था। और जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि घंटा बजा तो कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में निर्णय किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वतंत्रता के दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठित कब हुआ है? 1921 में, 1927 में, 1931 में, या 1934 में, या इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। जी हाँ, वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संस्कार तथा अंबिका सिंह द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया था। अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बोनपुरी भी थे, गंगा शरण सिन्हा थे, योगेंद्र शुक्ल थे, अब्दुल बारी थे, कर्पूरी ठाकुर थे, बसावन सिंह आदि थे। जबकि मई 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई थी और इसके सचिव जयप्रकाश नारायण जी भी थे। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसने बिहार के पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? बात हो रही है नेतृत्व की। अनुग्रह नारायण सिन्हा जी थे, अब्दुल बारी थे, जयप्रकाश नारायण थे, श्री कृष्ण सिन्हा थे, या उपरोक्त में से कौन नहीं? तो बता दूं
इसका जो राइट ऑप्शन है श्री कृष्ण सिन्हा जी थे। एक्सप्लेनेशन में ये है, श्री कृष्ण सिंह जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा जी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जी थे। याद रखिए, भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह या श्री कृष्ण सिन्हा जी। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में ये बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और वर्ष 1961 तक मृत्यु पर्यंत 31 जनवरी 1961 तक इसी पद पर रहे थे। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी है या किसी ने भी एडमिशन नहीं लिया है, वो हमारे ग्रुप में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो @कीर्ति31 पांडे पे मुझे मैसेज कर सकता है टेलीग्राम के थ्रू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप लोग बिहार के एग्ज़ाम के लिए तैयारी में लग गए होंगे पूरे मन से, विदाई डिले किए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।